टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट रेलवे स्टेशन का उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। दो वर्षों बाद रामनगर में विश्व प्रसिद्ध रामलीला का हुआ आगाज। नागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव के संदर्भ में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और बिनियाबाग पार्क की विभिन्न सुविधाओं का लोग जमकर ले रहे आनंद। और अब खबरें विस्तार से। कैंट रेलवे स्टेशन का उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में जगह जगह जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि नॉर्दर्न रेलवे का बनारस स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसमें दो रेलवे स्टेशन है, वाराणसी कैंट और काशी स्टेशन। दोनों स्टेशन पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य नया सैंक्शन हुआ है और वाराणसी कैंट पर फेज 1 का कार्य पूर्ण होने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी तक ये पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं कार्यों के संदर्भ में आज निरीक्षण किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, बनारस एक अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे सिस्टम का। इसमें हमारे पास दो स्टेशंस हैं, वाराणसी कैंट और काशी। दोनों स्टेशंस पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य नया भी सैंक्शन हुआ है और वाराणसी कैंट में एक जो फेज़ 1 था वो कंप्लीट होने वाला है। उसमें एक एफओबी रह गया है, वो भी हमारी चेष्टा है कि उसे जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर सकें। उसके साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग का जो वर्क है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशनली वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो कार्य भी अब काफ़ी आगे बढ़ गया है। मार्च 23 तक हम लोग उसको पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारे पास जो बनारस स्टेशन पे जो ट्रेन हैंडलिंग की कैपेसिटी लिमिटेशन रहती है वो दूर हो जाए, काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी लिमिटेशन रहती है कि एक रूट से दूसरे रूट तक हम लोग ट्रेन नहीं पास कर पाते, वो भी हमारी लिमिटेशन दूर हो जाएगी। काशी के डेवलपमेंट के बाद काशी स्टेशन भी एक अल्टरनेटिव टर्मिनल के तौर पे हो जाएगा और उसके साथ साथ वो वहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत हो जाएंगी। जो फेज़ 1 और रीमॉडलिंग का वर्क चल रहा है वो लगभग 600 करोड़ का है और जो फेज़ 2 में जो सैंक्शन अभी हुआ है उसका जब टेंडर हो जाएगा तब हमें उसकी अनुमानित लागत मालूम पड़ेगी। लेकिन अभी लेआउट उसका फाइनल नहीं हुआ है तो इसलिए उसकी कॉस्ट के बारे में अभी कहना थोड़ा सा। काशी स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसे बिल्कुल आधुनिक स्टेशन के तौर पर डेवलप करेंगे, जिसमें काशी का जो पारंपरिक स्वरूप है वो आपको पूरी तरह दिखाई देगा। उसमें 6 प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है। अभी वर्तमान में 3 हैं, 3 और ऐड कर दिए जाएंगे। और जो उसके बगल में कोल यार्ड है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता, उसकी लैंड यूज़ करी जाएगी और उस एरिया से जो नया ब्रिज बन रहा है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देंगे। ये अभी कंसेप्ट में डेवलप हो गया है, अभी इसकी इंजीनियरिंग डिटेलिंग और उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन अभी होना बाकी है। काशी के परंपरा के अनुसार आप बताएं क्या उसमें रहेगा? देखिए, जो काशी आपको मालूम है, काशी भगवान शिव की नगरी है, तो उस हिसाब से जो भी उसमें फीचर्स होंगे वो हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। भविष्य में कोई ट्रेन के लिए जो पब्लिक डिमांड्स को देखते हुए रेलवे बोर्ड समय समय पर निर्णय लेता है और वो आप तक पहुँच। देखिए, ट्रेन के बारे में अभी रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। यहाँ पे आपको मालूम है नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों वाराणसी को सर्व करते हैं, तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी को देखते हुए रेलवे बोर्ड देखता है यदि उसे आवश्यकता होती है और कैपेसिटी बढ़ाने की तो वो नई ट्रेन अनाउंस करेगा। ठीक है। रेस्टोरेंट का एक प्लान आप बता रहे थे, क्या प्रॉब्लम है? एक यहाँ पे कोच रेस्टोरेंट लगाने के लिए हम लोग एक टेंडर फ्लोट किया है। 22 सितंबर को उसकी ओपनिंग है। उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी उसे डिसाइड करके कोच रेस्टोरेंट लगाएंगे। कैसा वो कोच रेस्टोरेंट रहेगा? कुछ यात्री कहाँ रेल में आके बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कुछ बताइए सर। उसमें डिटेलिंग जो है वो
जो कंसेशनर होगा वो करेगा। ये कंसेप्ट अभी हमारा हाँ एरिया रिमार्क कर दिया, कोच हम लोग दे देंगे। डिटेलिंग वो रोपवे का स्टेशन रेलवे स्टेशन के सामने आएगा और उसके लिए एक MOU हम लोगों ने NHLML और स्टेट के साथ साइन किया है। उस MOU के अनुसार जो भी रेलवे से सहयोग वांछित है वो हम लोग प्रदान करेंगे। 2 वर्षों बाद रामनगर में विश्व प्रसिद्ध रामलीला का आगाज हुआ। लगातार 2 वर्षों में कोरोना महामारी से जूझ रहा पूरा देश, जहां किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक थी, जिसका असर रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला पर पड़ा और ये लगातार 2 वर्षों तक रहा। आज रामनगर फिर से अपनी विश्व प्रसिद्ध रामलीला की ख्याति पाने के लिए आतुर है। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या महिला हो, सब में रामनगर की विश्व प्रसिद्ध लीला देखने के लिए अलग सी लालसा दिखी। यहाँ लोग दोपहर 2 बजे से रामबाग पोखरे पर स्नान ध्यान कर, ललाट पर चंदन का लेप और आंखों में सुरमा तथा कपड़े पर इत्र लगाए रावण जन्म व क्षीर सागर की झांकी देखने के लिए कोई चंदौली से तो कोई जौनपुर से, कोई बनारस से तो कोई मिर्ज़ापुर से चलकर यहाँ 1 महीने के लिए प्रवास के लिए आया है। बता दें कि यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में ठेले खोमचे वालों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। छोटे छोटे किशोर व बच्चे हाथों में चंदन और रोरी की टोकरी के लिए रामलीला में आए श्रद्धालुओं के माथे पर खुशबूदार चंदन का लेप लगाते नजर आते हैं। का आगाज तो हो चुका है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रामनगर का दुर्गा जी का क्षेत्र है। ये दुर्गा जी अखरा के किनारे ये कैसा जो है कि ये लोग यहाँ आज की पहली लीला जो कि रावण जन्म से शुरू होती है और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है आज सितंबर 9 तारीख से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लीला के नेमी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और स्नान ध्यान से जो है कि आज जो है लीला देखने के लिए यहाँ एकत्रित। महाराज जी, आप कितने सालों से आप रामनगर आ रहे हैं यहाँ की रामलीला देखने के लिए? लगभग 20 वर्ष से। 20 वर्ष से जी। तो क्या यहाँ की लीला जो है कि देखने में आपको कैसा लगता है? देखिए, यहाँ की जो रामलीला है यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला है। ऐसा रामलीला पूरे विश्व में नहीं होता। यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है, एकदम यहाँ जो वास्तविक रामलीला है उस तरह से होती है। यहाँ न माइक लगती है न लाइट लगती है। यहाँ के सभी पात्र जिस प्रकार से रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उसके अनुसार यहाँ का रामलीला होता है। यहाँ महाराजा काशी नरेश यहाँ की अध्यक्षता करते हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में यह रामलीला बड़े प्रेम से होता है। यहाँ बड़े श्रद्धा से लोग, बड़े दूर दूर से लोग देखने आते हैं। आज की रामलीला रावण जन्म, कुंभकर्ण जन्म, विभीषण जन्म और पर्वत का और क्षीर सागर तक की आरती का आज का रामलीला होता है। यह विगत कई वर्षों से, आज 350 वर्षों से यह रामलीला हो रहा है। इसमें यहाँ के जो रामलीला के जो संस्थापक, जो इसके निर्माणकर्ता थे, काष्ठजिह्वा स्वामी थे। आप ये बताइए कि कितने सालों से यहाँ की लीला देखते चले आ रहे हैं? हम यहाँ 10 वर्ष के थे तब तो लीला देखते चले आ रहे हैं। 10 साल की उम्र से। तो यहाँ मतलब हर साल आते हैं। बिल्कुल। ये इस लीला की क्या खासियत है? रामनगर के खासियत यह है यहाँ की लीला की, लोग भांग गुरु छान लेते हैं, नहा निपट के मजा लेते हैं। कोई गाजा में है, कोई भांग में है, कोई बीड़ी सिगरेट में है, क्या समझे, मैदानी हवा लग रही, खूब आनंद ले रहे हैं। भगवान के दरबार में आके बैठे हुए हैं। तो आज लीला का कौन सा यहाँ मंचन होगा? आज लीला का कौन सा मंचन है यहाँ पे? यहाँ क्षीर सागर की झांकी है। क्षीर सागर कितने बजे होती है? लीला आगे हो रहा है, वहाँ तो खत्म होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ आज लीला का कौन सा मंचन है? आज रावण जन्म है। आज रावण जन्म, क्षीर सागर की झांकी है। आप लोग आकाशवाणी होगा, भगवान जी के सामने बैठे हैं। आप लोग नेमी लीला के प्रेमी? लीला देखने वाले। लगभग कितने सालों से आ रहे हैं? 50 साल तो हो ही गया। 10 साल? 50 साल। 50 साल से आप लीला देखते हैं? रेगुलर। कभी नागा नहीं हुआ? हाँ, कोई भीख न पड़ा तो नागा हुआ नहीं तो।
मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मैदागिन के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महानगर द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए संयुक्त रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व सीताराम केसरी ने बताया कि इस बार हम लोग विशेष अभियान चलाकर जुमले वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का और महंगाई से लेकर विभिन्न मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से फसाहत हुसैन, आनंद सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सब लोग एक तरह से जो बनारस के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, उसके अपनी तैयारियों के संदर्भ में बताने के लिए पार्षद दल के नेता बड़े भाई सीताराम केसरी जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष द्वय फसाहत हुसैन बाबू जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, रोहित दुबे जी के साथ हम सब लोग यहाँ आज आप सबके बीच में उपस्थित हुए और एक पर्चा जिसमें 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में महंगाई और बेरोजगारी के क्या आंकड़े थे और 8 वर्षों में 14 में जब लगातार मंचों से किस तरह के सब्जबाग आप सबको जनता को दिखा करके ठगने का काम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हुआ है, इस देश में चल रहा है, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक पर्चे का विमोचन एक तरह से किया है आप सबके बीच में, जिसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, संभावित पार्षद उम्मीदवार प्रस्तावित 100 वार्डों में एक वार्ड में लगभग 10,000 पर्चा बांटने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और लक्ष्य रखा है। उसको हम सब लोग बांटेंगे प्रभात फेरी के माध्यम से, पदयात्रा निकाल करके, और जिस तरह से बनारस में विपक्ष को कुचलने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्थानीय प्रशासन कर रहा है, उसके खिलाफ हमारे सीताराम केसरी जी की अगुवाई में उस परसीमन आरक्षण का पुरजोर विरोध हम करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बनारस की सड़कों पे कांग्रेस के लोग आंदोलन भी करेंगे। लगातार जिन वार्डों को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है उन वार्डों को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कहाँ वार्ड बढ़ने थे और कहाँ वार्ड घट गए हैं, जबकि रामनगर, डोमरी, सुजाबाद का क्षेत्र बनारस नगर निगम में बढ़ाया गया है, उसके बावजूद हमारे पुराने वार्डों को समाप्त करके वहाँ के लोगों को किसके हवाले करने का निर्णय सरकार ले रही है। इस गलत निर्णय का हम सब लोग विरोध करते हैं आप सबके माध्यम से, और आगामी कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे हमारा वार्डों में पदयात्राएं हमारी होंगी, वो सब आप सबको हम लोग जब बताते हुए हम लोग करेंगे। यही हमारे आंदोलनों की रणनीति और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस के पार्षद का और हमारा मेयर, बनारस का मेयर कांग्रेस का हो, इस सोच के साथ हम लोग बनारस के कांग्रेस के लोग काम करने का कार्य करेंगे। देखिए, नगर निगम का चुनाव हम मजबूती से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष जी ने जैसे कहा रामनगर, सुजाबाद, तो एकदम साफ साफ बात है, रामनगर हमारा पहले से ही वाराणसी में है, कोई नया नहीं है, लेकिन उसको नगर निगम, नगर पालिका को ख़त्म करके नगर निगम में जो विलय किया गया वो एकदम साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र और शहर उत्तरी के कैंट के विधानसभा क्षेत्र में रामनगर आता है, लेकिन वहाँ हम 4 बार से अपना अध्यक्ष जीतते आए हैं, नगर महापालिका का अध्यक्ष जीतते हुए आए हैं। वो हार भाजपा को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, नगर निगम में ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव वही जनता देती है जो नगर निगम में ईवीएम से देती है, तो वही जनता वहाँ पर कांग्रेस को चुनती है बैलेट पेपर से, तो वो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए नगर निगम को रामनगर को नगर निगम में विलय किया गया। ये पूरा मांग जागरूक करने जा रहे हैं हम लोग। जागरूक देखिए करेंगे हम। आज 32 सालों से, आज 33वां साल हो गया, सन 89 से उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस हमेशा विकास कार्यों से ही अपने आप को जानी जाती है और पहचानी जाती है। कांग्रेस कभी जात और धर्म के नफरत की राजनीति नहीं करती है।
आज 32 वर्षों से जनता को ही सोचना होगा कि कांग्रेस ने क्या दिया था हमें, और 32 वर्षों में नगर निगम के चुनाव में केवल टैक्स ही बढ़े हैं, सुविधाएं नहीं मिली। टैक्स के नाम पर आज लोग बर्बाद हो रहे हैं। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारा भवन वही है और टैक्स वही है। तो मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत व्यवस्था पर ही हम चुनाव जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे। बेनियाबाग पार्क की विभिन्न सुविधाओं से लोग काफी खुश हैं। वाराणसी का बेनियाबाग स्मार्ट पार्क जन्नत पार्क बन गया है। यहाँ की अनेकों प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्था से लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। बच्चों के लिए जहाँ एक तरफ अनेकों प्रकार के झूले, ट्रेन, कार सहित विभिन्न प्रकार के चिल्ड्रन पार्क बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं व पुरुषों के लिए देसी विदेशी व्यंजन की विशेष व्यवस्था तथा नौका विहार और हरे भरे पार्क की सुविधा है। यहाँ पर एक बार आने के बाद लोग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के गुणगान गाने से नहीं हिचकते। आयोजकों ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। पार्क सुबह खुलने के बाद रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। संतोष जी, ये स्मार्ट सिटी पार्क में किस तरह की आप लोगों ने व्यवस्था रखी है? अपार भीड़ उमड़ रही है, तो क्या कारण है इसका? क्या क्या रखे हैं आप तो देख सकते हैं, यहाँ पे आप आए, आए दिन पब्लिक बाहर हॉर्न प्रदूषण इससे देखते हुए ये पार्क को हम लोग सजाया गया है। स्मार्ट सिटी हम लोग को एजेंसी दी है और हम लोग इसको जो है पूरा रेल, मिक्की माउस, जंपिंग, बच्चों तमाम तरह के खेलने की व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है, हमारी एजेंसी ने किया है। पूरा बच्चों को पर्याप्त सुविधा और फूड कोर्ट भी है, उधर खाने का भी व्यवस्था उधर है, पूरा इधर है। और मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, टहलते भी लोग हैं, अपना बोटिंग है, इसमें तालाब है पूरा, और तरह तरह और भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों को सुविधा दिया जाए, क्योंकि बच्चों को जो भविष्य का बात भी है और बच्चे एंजॉय पूरा नहीं कर पाते हैं। ये काशी महानगर बहुत कंजेस्टेड, जैसे शहर आबादी एकदम बढ़ता जा रहा है, तो हर लोग सोचता है घूमे फिरे, तभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये दिए हैं लोकसभा के, उसको हम लोग सजाने का काम कर रहे हैं। आपने बच्चों के लिए ट्रेन वगैरह की भी व्यवस्था की है, उससे कितना फर्क पड़ रहा है आपके पार्क में? हर क्या बच्चे बहुत खुश हैं, आप देख ही सकते हैं, ट्रेन चल रहे हैं और मिक्की माउस चल रहे हैं, जंपिंग चल रहे हैं, तमाम कार हैं, बच्चों का तमाम खेल कूद के चीज़ें हैं जो बच्चे कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं उनको। आगे किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग जितना हो सकेगा वो बच्चों के हित में और फैमिली को हित में देखते हुए पार्क में सजाने का काम करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरा करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gijagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janaki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं।
सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर PSC 36वीं बटालियन द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। रामनगर 36वीं बटालियन PSC की लगातार 6 दिन से चल रही फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता का समापन IPS अपर्णा के हाथों से संपन्न हुआ। ये फुटबॉल प्रतियोगिता 34वीं बटालियन PSC भुल्लनपुर में आयोजित की गई थी। वहीं IPS अपर्णा ने रामनगर के 36वीं बटालियन PSC परिसर का निरीक्षण किया। आप ये किस तरह के समारोह में आज शरीक होने आई हैं? आज मैं आमंत्रित हूँ यहाँ 34 बटालियन वाहिनी में उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उसी में मैं एज चीफ गेस्ट आमंत्रित हूँ। तो उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ तो ये कितने दिन तक चलेगा मैम? ये 6 तारीख से शुरू हुआ था, आज क्लोजिंग सेरेमनी है। अच्छा, आज क्लोजिंग सेरेमनी है। इसके बाद भी जो है कि आप 34वीं में भी जाएंगी? हाँ। वहाँ भी क्या कोई सेरेमनी है क्या? वहीं पे है। अच्छा, वहाँ पे है, 34 बटालियन में ही है। शंकुलधारा पोखरे पर चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। IAW और व्यासी के संयुक्त तत्वाधान में शंकुलधारा पोखरे पर चित्रकला की एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शारदा सिंह और कौशलेश कुमार रहे। IAW के संस्थापक प्रवीण कर्माकार और काशी विद्यापीठ के ललित विभाग के HOD सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया, डॉक्टर शारदा सिंह, कौशलेश कुमार, विकास कुशवाहा, राजेश कुमार के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इस कार्यशाला में करीब 500 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। आज मैं यहाँ आया हूँ शंकुलधारा पोखरा पर, और जिस संस्था ने हमको IAW ने हमको जो है आमंत्रित किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनके जितने सहयोगी हैं, हमारे सभी लगभग सभी छात्र हैं, या छात्र नहीं है तो चित्रकला के प्रशंसक हैं, और वो हमारे बहुत ही करीबी हैं, अभिन्न हैं। और उन्हीं लोगों के बीच में आज आने का शुभ अवसर हुआ, और आने के साथ साथ मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं खुद इनके साथ काम करूँगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी तीसरी और थोड़ा थोड़ा टच करेंगे चौथी पीढ़ी को लेके बैठा हूँ। मैं लगभग 36 साल मैंने क्लास की लड़कियों को विदा किया, लड़कों लड़कियों को विदा किया।
आज ये जो हमारा एक कार्यक्रम है ये IAW का हमारा वाराणसी में पहला वर्कशॉप है, जिसमें हम करीब 500 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पे हमारे कलाकार आए हैं जो अलग अलग विधा के लिए मास्टर्स हैं और जिनका मास्टर स्ट्रोक हमें इस जगह पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, बिगनर्स हैं, जो अभी तक इन मास्टर्स को हम YouTube पे या Facebook के माध्यम से देखते थे, उनको रूबरू देख के उनकी कला की बारीकियों को सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है ये। तो इन आर्ट वर्ल्ड एक उभरती हुई संस्था है जिसके हम बैनर की तरह हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। आज लगभग 500 से ज़्यादा प्रतिभागी कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किए और पूरे देश भर के लगभग राज्यों को टच किया हम लोगों ने। और जितनी विधाएँ होती हैं विजुअल आर्ट की, उन सबसे अलग अलग क्षेत्रों में कलाकारों ने कार्य किए हैं। और इसके साथ हम लोग 12 अलग से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो लोग अलग अलग विधा में मूर्ति कला में, जैसे राजेश जी हुए हैं, वेद प्रकाश जी प्रिंट मेकिंग में, सुनील विस्कार में लाइव पोर्ट्रेट में, सुरेश नायर जी परफॉर्मेंस आर्ट में, इस तरह से बहुत सारे 12 लोगों ने मिलकर इस पर अपना अलग से डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसकी जो स्पेशलिस्ट जिसमें थे उसको वो लोगों ने समझाया। जैसे कि फोक आर्ट हुआ, मिनिएचर पेंटिंग हुआ, लाइव पोर्ट्रेट हुआ, पेंटिंग में लाइव पोर्ट्रेट हुआ, स्कल्पचर में, इन सब को सभी बारीकियों के यहाँ के कलाकारों ने सीखा। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक बहुत जगह कोविड के बाद से इतना बड़ा आयोजन बनारस में विजुअल के क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान किए, जो अपने आप में बिल्कुल अलग है और सभी लोग एक दूसरे के परस्पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं एवं अपनी जो संस्कृति है बनारस उसको भी आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर चिकित्सकों ने आत्महत्या रोकने हेतु कई सुझाव बताए। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर युवाओं के लिए डॉक्टर रविरंजन शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज की इस युवा पीढ़ी में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके निवारण के लिए भी उन्होंने कई सुझाव बताए। इसी क्रम में BHU IMS के आर्ट सेंटर के वरिष्ठ परामर्शदाता मनोचिकित्सक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आत्महत्या रोकने के लिए शुरू से ही प्रयास करना होगा। परिवार और साथ के लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए होगा तथा किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेना होगा। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। इस मौके पे मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है, खास करके युवाओं में। अधिकतर युवा अपने घर परिवार से दूर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। इस वजह से उनमें अकेलापन की भावना बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। अपने दोस्तों से दूर रहते हैं, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। अब क्योंकि कॉर्पोरेट जीवन में काम की अधिकता की वजह से, खान पान ठीक से न होने की वजह से, अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को समय से पूरा नहीं कर पाने की वजह से तनाव अधिकतर युवाओं की जिंदगी का एक नियमित हिस्सा बन गया है। इसमें कुछ युवा अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, परंतु कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान होकर निराशा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और लगातार अवसाद में जीते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनकी परेशानी इतने ज़्यादा हो जाती है, उनको लगता है कि नहीं, अब हमें इस जीवन को खत्म कर लेना चाहिए, आगे हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब वजहों से आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारा चिंता का मुख्य विषय ये है कि हमारा युवा वर्ग, जो इस देश की महत्वपूर्ण शक्ति है, वो भी आज के दौर में अवसाद से गुजर रही है। इसमें हम कुछ सलाह देना चाहेंगे कि काम अपनी जगह है, काम उतना ही करें जितना आपसे संभव हो। सब लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, सबकी अपनी अपनी काम करने की क्षमता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। तो अपने को किसी और से तुलना करके बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने दोस्तों मित्रों को दोस्तों मित्रों के संपर्क में रहें। कभी भी ऐसा लगे कि नहीं, ये चीज़ें अब हमसे बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो बेझिझक, बेसंकोच, निसंकोच किसी मनोचिकित्सक से मिले। मैं एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हूँ। आत्महत्या रोकथाम दिवस आज जो है विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है पूरे विश्व में जो है जो आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने
और जो है आत्महत्या को रोकने के जो उपाय हैं उनसे लोगों को परिचित कराने के लिए यह दिवस जो है जोर शोर से मनाया जा रहा है। क्या कारण रहता है लोग आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या का जो दर जो है डे पर डे बढ़ रहा है, उसके पीछे जो प्रमुख कारण है उसमें एक जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है वो है लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो अतार्किक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। चूँकि क्षमता से अधिक अपेक्षा रखने के कारण लोग उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए जो है बाद में उसके कारण उच्च स्तर का तनाव होता है और वो आत्महत्या की ओर आगे बढ़ते हैं। तमाम और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे आर्थिक दबाव, पारिवारिक कलह, समायोजन की क्षमता की कमी। बहुत बार आजकल जो मनोवैज्ञानिक की भाषा में हम लोग बात करें तो एक साम्वेगिक बुद्धि का संप्रत्यय है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें लोगों को अपनी साम्वेगिक संवेगों पर कंट्रोल करने की क्षमता को जो है विकसित करना होता है। तो इमोशनल कंट्रोल का जो क्षमता है वो विकसित न होने के कारण लोगों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो रोकने के लिए कुछ बेहतर उपाय स्वास्थ्य? देखिए जो है आत्महत्या निवारण के लिए शुरू से परिवार से ही इसको प्रयास करना होगा। जो बच्चों का परवरिश पहले होता था, जो है संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो बच्चा हर संघर्ष की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ता था, बड़ा होता था। तो उसमें जो है जो कठिन परिस्थितियां होती थी उसका सामने करने का जो कौशल होता था वो उसमें विकसित होता रहता था। लेकिन आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें जो है इस तरह की का जो एक्सपोजर है उनको देखने को नहीं मिलता, इसलिए उनमें समायोजन के कौशल का उतना अच्छा विकास न होने के कारण भी इस तरह की स्थितियां बढ़े। तो मैं माता पिता को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को जो है सब कुछ रेडीमेड प्रदान न करें, बच्चों को स्वयं से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने देना चाहिए। शिक्षकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी उनके विद्यार्थी हैं उनको जो है जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं उनकी कहानियाँ सुनाना चाहिए। और जिन लोगों में इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति आ रही है, बार बार उनमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, उनको जो है ज़रूर से जो है मनोवैज्ञानिक से मिल करके अपना परामर्श जरूर करा लेना चाहिए। बीएलडब्ल्यू कर्मचारी क्लब में चल रही हरि कथा के दूसरे दिन भक्ति के महत्व पर चर्चा हुई। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में बीएलडब्ल्यू स्थित कर्मचारी क्लब के प्रांगण में 3 दिवसीय हरि कथा के दूसरे दिन कथा वंचन किया गया। स्वामी अर्जुनानंद ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि ईश्वर दर्शन के उपरांत ही भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति ही सुखों का मूल है। जब पूर्ण संत जीवन में आते हैं, इसलिए पूर्ण संत के सानिध्य में प्रभु साक्षात्कार कार्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस अवसर पर स्वामी हरि प्रकाश नंद साध्वी वंदना ने भी अपने विचार रखे। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस दौरान भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम केटीवी के सभी दर्शक वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से 8 से लेकर 10 सितंबर 2022 इसका समय है 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। स्थान है कर्मचारी क्लब निकट इंटर कॉलेज बीएलडब्ल्यू वाराणसी के तत्वाधान में एक भव्य श्री हरि कथा का आयोजन किया गया है और जिसमें श्री आशुतोष महाराज जी की 7वीं शिष्या साध्वी सुश्री अनंता भारती जी आज श्री हरि कथा के द्वितीय दिवस में बहुत सुंदर मीरा कथा प्रसंग भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। और मीरा कथा के माध्यम द्वारा साध्वी जी ने आज बताया कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसा वो गाया करते थे। परंतु जब संत रविदास जी के शरण में जाकर के जब उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उसके बाद मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमल दई मेरे सतगुरु कृपा कर पाया।
अर्थात जो मीरा भगवान कृष्ण की अनन्या भक्त थी, वह मेरा गुरु के शरण में जाने के पश्चात कहती हैं कि गुरु कृपा से मैंने उस परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त किया है। अर्थात समस्त जनमानस को मीरा कथा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करें, परंतु भक्ति के साथ में सद्गुरु का भी होना बहुत आवश्यक है। परंतु गुरु वही हो जो दिव्य दृष्टि खोल करके अंतर जगत में परमात्मा का दर्शन करा दे। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो केवल भगवान की बात नहीं करते, दिव्य दृष्टि खोल करके अंतर जगत में ईश्वर का दर्शन कराते। यही निहित संदेश आज श्री हरिकथा के दूसरे दिवस में समस्त जनमानस को समझाया गया और संदेश दिया गया। काशीपुरा स्थित संकट हरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। काशीपुरा स्थित संकट हरण हनुमान जी के भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन बजरंग स्पोर्टिंग क्लब व क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर देर रात तक सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं प्रभु हनुमान जी का सिंदूर लेपन व नवीन वस्त्र धारण कराकर तुलसी की माला सहित विविध सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित भक्तों में फलाहार वितरण किया गया। जय जयकार के उद्घोष के साथ लोगों ने मंदिर में हाजिरी लगाई व अपने परिवार सहित समाज के सुख समृद्धि की भी कामना की। इस अवसर पर सुनील कसेरा, रतन कसेरा, किरण खत्री, अशोक कसेरा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। आज यहाँ पर सुंदरकांड का रामायण हम लोग का गायन हो रहा है। आज भंडारे का भव्य आयोजन है जो कि हर साल निरंतर बहुत सालों से चल रहा है। आज यह भंडारा जो किया जा रहा है यह कसेरा समाज के सभी बच्चों द्वारा सहयोग लेकर सहयोग राशि से हो रहा है और रामायण का सुंदरकांड का भव्य आयोजन आज किया गया है, जिसमें हम लोग अभी लगभग 2 घंटा तक अभी यह कार्यक्रम चलेगा। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम? इसका सिर्फ है समाज में हमारी जो है सुख समृद्धि कायम रखा जाए, भगवान पर लोगों का आस्था मतलब कि बढ़ा रहे, श्रद्धा बढ़ा रहे। यह संकट नाशन हनुमान है जो कि संकट के सभी दूर करने वाले हैं समाज का, इसीलिए यह किया गया है कि कोई समाज में कोई संकट किसी प्रकार की बाधा ना आवे, इसीलिए यह मतलब भंडारे का आयोजन किया गया है और हमारा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। काशी में शंकर हरण जी का वार्षिक श्रृंगार और भंडारा हर साल के भांति इस बार भी किया जाता है। भव्य भंडारा किया जाता है। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। ये आज तो ऐसे अनंत चौदस पे रावण का जन्म है, लेकिन यहाँ बाबा का श्रृंगार हर साल हर भांति होती चली आती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट रेलवे स्टेशन का उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। दो वर्षों बाद रामनगर में विश्व प्रसिद्ध रामलीला का हुआ आगाज। नागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव के संदर्भ में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और बिनियाबाग पार्क की विभिन्न सुविधाओं का लोग जमकर ले रहे आनंद। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।